प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको डेली एक वीडियो दूंगा। एक नहीं, वैसे मैं 2 और 3 का प्लान कर रहा हूँ। कम से कम 3 वीडियो तो आपको डेली दी जाए। और मेरा जो आपका जो विज्ञान है ना, उसमें एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का, यानी भौतिक विज्ञान का, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर के आज मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न। आप इनको देखो, मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन पर फोटो आ रही है, मैं दिख रहा हूँ उसमें। अभी मैं इस चीज को हटा देता हूँ और डायरेक्ट वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। बच्चों देखिएगा, जैसे कि हमारा पहला ही क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पाठ का। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी है। कितनी दूर रखी है? 10 सेंटीमीटर दूर पे रखी है। तो आप ये बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए, समतल जो दर्पण होता है ना, समतल दर्पण होता है ना, उस पे जो प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से समान दूरी पे और समान आकार का बनता है, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में आता होगा, एक क्वेश्चन आता होगा, आप सोचते हो सर वो तो आधा बनता है। नहीं, वो आधे लंबाई का शीशा होना चाहिए जिसमें पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वो उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यहाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पे है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अभी मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखाया करूंगा, आप आंसर स्वयं निकालोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखी वस्तु की ऊंचाई उसके प्रतिबिंब की कितनी होगी? देखो, समतल दर्पण के सामने रखी है 10 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर की रखी है तो कितनी होनी चाहिए? आप कुछ सोचो। तो अगर सामने रखी है 10 सेंटीमीटर की है तो हमको 10 सेंटीमीटर की ही चाहिए। कितने सेंटीमीटर की चाहिए? 10 सेंटीमीटर की ही वस्तु चाहिए होगी, ठीक है। उसका प्रतिबिंब जी होगा वो 10 सेंटीमीटर का ही बनने वाला है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, आप जानते हैं उसी का समाधान मैंने डिटेल में दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे प्रश्न का, जिन लोगों को डाउट हो रहा हो वो देख लो। समतल दर्पण प्लेन मिरर की विशेषता क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है, हमेशा याद रखिए। और प्रतिबिंब सीधा और बराबर बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और बराबर बनता है, हालांकि वो दिखता उल्टा है लेकिन चेहरा सीधा ही होता है, ठीक है। आप देखिए यहां पर अगला जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं हम, ठीक है। ये आपको आंसर मिल गया होगा इसका। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर छुपा लेता हूं मैं, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब सीधी सी बात है, समतल दर्पण तो प्लेन दर्पण है और फोकस दूरी किस में बनती है? सीधी बात है, फोकस दूरी होती है किसी गोले का जो भाग है उसकी वक्रता त्रिज्या होगी उसकी आदि। अब ये समतल दर्पण है ना, तो वो किसी गोले का भाग नहीं है, और जब किसी गोले का भाग नहीं है तो उसको हम क्या मान लेते हैं? अनंत मान के चलते हैं बच्चों। क्या मान के चलते हैं? हम अनंत मानकर चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? अनंत मानकर चलते हैं। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है, अवतल दर्पण से किसकी छाया प्रतिबिंब बनती है? यानी कि अवतल दर्पण से किसकी छाया प्रतिबिंब बनती है? अब अवतल दर्पण है कोई, अब उस पे किसकी छाया होगी जो प्रतिबिंब का रूप लेगी? तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है। कम से कम कैसी चीज चाहिए हमें? ठोस वस्तु चाहिए। कैसी वस्तु चाहिए बेटा? ठोस वस्तु चाहिए। कैसी चाहिए? ठोस चाहिए। आगे से मैं उत्तर को ना दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप देखते रहिए, लेकिन वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है बच्चों, सपोर्ट मिलेगा तो ये लगातार चलती रहेंगी वीडियो। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कितने होते हैं?
अब सीधी बात है, समतल दर्पण है, आप अपने घर में जो शीशा लगा होता है, प्लेन मिरर ही होता है, उसमें कितने प्रतिबिंब देखते हो एक बार में? मेरी फोटो मेरे सामने आएगी तो कितना प्रतिबिंब बनेगा बेटा? यहाँ पर प्रतिबिंब बनने वाला है केवल एक। कितना बनने वाला है? प्रतिबिंब बनने वाला है एक। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं इसके बाद, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये, वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? सभी बच्चे जानते हैं, जानते या नहीं जानते हो? यानी वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। इसका मतलब क्या है? दो फोकस दूरी होंगी। देखो अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखो देखो आपके सामने एक्सप्लेन करें, जैसे कोई ये मिरर है, ठीक, इसमें ये रहा मुख्य अक्ष, इस पर यहां पर क्या होगा? यहां पर कोई आर बिंदु है, कैसा बिंदु है? आर, और यहां पर एक एफ बिंदु है। कौन सा बिंदु है? एफ है। तो आप यहां पर देखेंगे, ये देखो ये दूरी इसकी क्या है? इस पूरी की ये वाली दूरी क्या होगी? आधी होगी। क्या होगी? आधी। तो यहां पर आंसर आएगा आपका एफ बराबर आर बाई टू। अभी बेटा मेरा नया पेन नहीं आया है, मैं एक दो दिन में वो पेन आ जाएगा तो अच्छे से वर्क करेगा। अभी ये पेन मैंने ऐसी टेम्परेरी बनाया हुआ है तो ये वर्क नहीं कर रहा है उतने अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन क्या होता है? एक अवतल दर्पण की फोकस 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उल्टे छोर की फोकस दूरी क्या होगी? यानी कि कहने का मतलब क्या है? एक अवतल दर्पण है, अभी मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये देखो अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण क्या होता है? ठीक है, ये अवतल दर्पण नहीं है, मैं दोबारा बनाता हूं। अवतल दर्पण ये होता है बेटा, ये रहा, ठीक, इधर पेंट कर दो, चलो ये हो गया। तो ये कह रहा है ये रहा, ये लाइन है, तो इसकी फोकस दूरी यहां है जो कि कितने सेंटीमीटर की है? 12 की, 12 की है। तो इधर भी एक फोकस दूरी होगी, तो ये यहां से उल्टे छोर से लेके ये वाली दूरी कितनी होगी? आप खुद बताओ, जब इधर 12 है तो इधर भी कितनी होगी? 12 ही होगी। कितनी होगी? 12 ही होगी, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? सीधी सी बात है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 40 का आधा 20। खत्म सवाल। इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल क्या है? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है, तो फोकस दूरी क्या होगी? आप इधर देखो, ये रहा अवतल दर्पण, मैं आपके सामने बना रहा हूं, अवतल दर्पण बना रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये रहा अवतल दर्पण, ठीक। अब हमसे इसकी क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है। इसका ये वक्रता त्रिज्या होगी, ये यहां पर आर बना दे रहा हूं, पेन काम नहीं कर रहा है, यहां पर ये आर है, ठीक। अब आप एक चीज बताइए, इसकी फोकस दूरी यहां पर होगी एफ, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये ध्रुव होगा यहाँ पे, इस ध्रुव से इधर की ओर माप रहे हो तो कैसी लोगे? नेगेटिव। इधर की ओर मापते हैं तो कैसी लेते हैं? पॉजिटिव, ठीक। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो आधा होने वाला है, और वो भी कैसा होने वाला है? नेगेटिव में होने वाला है, यानी आंसर होगा माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या बताओ। उत्तल दर्पण है, तो देखो उत्तल दर्पण बनाते हैं आपके सामने, देखो ये बन गया उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी निकालनी है, ठीक। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर ही मापोगे तो कैसी लोगे? धन की। कैसी लोगे? धन की। अब फोकस दूरी 20 है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दुगनी हो जाएगी, तो 40 हो जाएगी। खत्म सवाल। बस थोड़ा लॉजिक ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। इसलिए अब देखो मैं एक चीज आपको बता दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस है या कोई भी दर्पण है, उसको आप पहले सबसे पहले ऐसे करके एक प्लस का चिन्ह बना लो, ठीक। क्या बना लो?
प्लस का चिन्ह बना लो ऐसे करके। ये देखो, अब आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब देखो, अगर ऊपर मापोगे तो प्लस की, ये मुख्य अक्ष है, ठीक। ऊपर मापोगे प्लस की, नीचे मापोगे माइनस की, इधर मापोगे इस तरफ की ओर, इधर इस पॉइंट के, इस बीच वाले पॉइंट के इधर मापोगे प्लस की, अगर इधर से इधर मापोगे तो माइनस की। आपको पता होना चाहिए जो बीच में बिंदु होता है वो कौन सा बिंदु होता है? प्रकाशिक केंद्र, या आप जिसे दर्पण का ध्रुव भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है, इसमें दर्पण का ध्रुव। अगर बाईं ओर मापते हैं नेगेटिव, दाईं ओर मापते हैं पॉजिटिव, ऊपर मापते हैं पॉजिटिव, नीचे मापते हैं नेगेटिव। ये नियम है, बस इतने लगाने, इससे तुम्हारे कम से कम 50 कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे। इससे जितने भी सवालों में प्रॉब्लम आ गई 50 सवाल सॉल्व कर सकते हो इससे। अगला देखिएगा, देखो आगे हम सवाल पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 10वें के बाद? देखो 11वां क्या है, इसमें जल्दी जल्दी कर लें। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण कैसा होता है आप खुद जानते, ये रहा उत्तल दर्पण, अरे भाई ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब प्रतिबिंब जब बनेगा तो कहां बनेगा? आप जाके कहां जाएगा? उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? सीधी सी बात है, वस्तु के पीछे बनेगा। यानी कि वस्तु यहां रखी है और पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक ही स्थिति में बनता है, ठीक है। वस्तु के पीछे बनता है, या प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, एक स्थिति में पीछे बनता है। और बेटा वैसे दर्पण के पीछे बनते हैं सारे प्रतिबिंब, कहां बनते हैं? दर्पण के पीछे, इस जगह पे बनते हैं। इसीलिए दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनने की वजह से इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। कैसा होता है? आभासी होता है। आप जानते हैं इस चीज को अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन देखो। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अब उत्तल दर्पण में कैसा होता है? उत्तल दर्पण में हमेशा बेटा कैसा होगा? काल्पनिक होगा, सीधी सी बात है। और कैसा होगा? और कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा होगा। पहले ही ऑप्शन हो जाएगा जब काल्पनिक आपको दिख रहा है तो, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप देख लो, पहला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां। 13वां क्या कह रहा है? अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है यदि वस्तु कहां रखी हो। तो एक ही कंडीशन बनता है, कहां पे? दर्पण के बहुत पास। दर्पण के बहुत पास, फोकस के बाहर, फोकस के बाहर, हाँ फोकस के बाहर होगी और दर्पण के पास होगी। हाँ ये गलत लगा दिया मैंने, सही आंसर तो यही होगा, दर्पण के बहुत पास और फोकस के बाहर। फोकस से बाहर साइड हो। और अवतल दर्पण देखो, मैं अभी समझा रहा हूं इसको, मैं ड्राइव कर दूं। एक अवतल दर्पण ले लाऊं मैं, ठीक है। ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा। आपको कैसा प्रतिबिंब बनाना है? वास्तविक। कैसा बनाना है? वास्तविक। तो वस्तु यहां रखूंगा, यहाँ ये फोकस हो गया, ये वक्रता त्रिज्या होगी, दर्पण के बाहर रखूंगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहाँ रखता हूं, ऐसे टकराएगी जाके, एक किरण यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगी पूरी, और ये फोकस से होती हुई जाएगी। हाँ यहाँ कहीं बन जाएगा प्रतिबिंब। हाँ बिल्कुल सही है, फोकस के बाहर रखनी पड़ेगी इस तरफ की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो यहाँ प्रतिवर्तन कोण, प्रतिवर्तन की जगह आप कर लीजिए परावर्तन। परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है बेटा, ये परावर्तन लिखना है यहाँ, परावर्तन ये गलत लिखा है, परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन। तो परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है? हमेशा हम मान के चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब बेटा कभी नहीं बनता। उत्तल दर्पण में 6 स्थितियों में उत्तल दर्पण में कभी भी नहीं बनता है, ठीक है, कभी भी नहीं बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में, हाँ उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में तो केवल 2 ही स्थितियां बनती है, नहीं बनता है बेटा, ठीक है। किसी दर्पण में किसी वस्तु को दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब होता है। कैसा हो जाता है प्रतिबिंब बताओ?
किसी दर्पण में किसी वस्तु की दूरी बढ़ाने पर, किसी दर्पण में किसी वस्तु की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधी सी बात है, छोटा होता चला जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे तुम खुद देख लो, कोई दर्पण है, उसके सामने से तुम दूर होते जाओगे, तुम्हारी फोटो दर्पण में छोटी आती चली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? हम वाहनों के मिरर में करते हैं। कहाँ करते हैं? वाहनों के मिरर में करते हैं, ये बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, पीछे देखने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। 18वां क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आप जानते हो वास्तविक तो होगा नहीं, उल्टा होगा नहीं, बड़ा बनेगा नहीं, काल्पनिक और सीधा ही होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। ये क्वेश्चन शायद ऊपर आया था, आपने अभी पढ़ा होगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने कई बार बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखे पीछे के जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, उनमें ये क्वेश्चन आया है। आपको बच्चों ये तैयार करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? याद रखो, दर्पण में प्लस का होता है, प्लस का होता है। ये संख्या चाहे आगे पीछे हो जाए, लेकिन सूत्र कैसा होता है बेटा? हमेशा प्लस का होता है। तो इसका प्लस वाला आंसर केवल यही है, यानी 1/b प्लस 1/u, और हमेशा बराबर होगा 1/f के। ठीक, एक चीज याद रखना बच्चों, u को पहले लिख देता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्लस चिन्ह ध्यान रखना है बस, इससे बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना 20वां क्वेश्चन है, किसका दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है? अब किसका दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है दृश्य क्षेत्र? क्वेश्चन पूछा गया है, किसका दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन क्या है? किसका दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो आप बताइए, किसका दृश्य क्षेत्र सबसे अधिक होता है? हमें तो पता है किसका होता है। तो बेटा आप सिंपल सा जानते हैं, उत्तल दर्पण में सबसे बड़ा और आभासी बनता है, और वस्तु से सीधा तो उत्तल दर्पण में बनता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, और आपके आज 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है। ठीक है, और पीडीएफ का इंतजाम जल्दी कर दूंगा मैं, और जैसा कि आपको पता है, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। जय हिंद बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।